हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहां पर हम लोग वीकली एनवायरनमेंट की जो भी न्यूज हैं उसको कवर करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में कि ऐसे सेशंस लेके आइए, आप लोग ऐसे सेशंस टीचर्स लेके आएंगे जो आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना पहला जो हमारा आर्टिकल है उस पे आते हैं, और ये आर्टिकल है वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया पे। ये क्यों है आर्टिकल, इसको आप समझ लीजिए कि इसका कंटेक्स्ट इसलिए है, यहां पर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का नाम है एनवी स्टैट्स इंडिया 2022, और इस रिपोर्ट को निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। और इस रिपोर्ट ने हाईलाइट क्या करा है, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट करा है एक हरक्यूलियन चैलेंज है। किसके पास? गवर्नमेंट के पास, स्टेट्स के पास है। किस चीज का चैलेंज है? कि उनको डिस्पोज करना है, उनको जो सॉलिड वेस्ट हमारे जनरेट हो रहे हैं उसको डिस्पोज करना है, और ऐसा डिस्पोज करना है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको कोई हार्म भी ना पहुंचे, हमारे पर्यावरण को कोई दिक्कत भी ना पहुंचे। यहां पर एक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है कि दो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ सीरियस थ्रेट, कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एक बहुत बड़ा ये खतरा है, एक थ्रेट है, लेकिन इट कैन बी सॉल्व विद बिहेवियरल चेंज इन पीपल। तो जो पब्लिक है, जो लोग हैं, अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, उनके बिहेवियर में चेंज आए तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो रूल्स बनते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, है ना, जो रूल्स को इंप्लीमेंट करवाते हैं, वो स्टर्न एक्शन ले, वो आपका कठोर एक्शन ले, जो लोग फॉलो ना करें उन पे पेनल्टी लगाएं, ठीक है। और तीसरा चीज ये है कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो कमिट करे। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग ये जो एक टफ चैलेंज की तरह हमको दिख रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसी पे आपको डिस्कस करना है, और 250 वर्ड्स पे आपको यहां पर आंसर लिखना है। यहां पर हम लोग अब आते हैं आर्टिकल पे, और आर्टिकल पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स हमारी रिपोर्ट की है। रिपोर्ट कहता है कि अक्रॉस इंडिया 68% ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इज प्रोसेस्ड, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें से केवल और केवल 68% आपका क्या है, जनरेट हो रहा है। 68% मतलब कि अराउंड आप कह सकते हैं कि 32% जो है, 32% उसका कोई भी प्रोसेसन या उसको प्रोसेस नहीं करा जा रहा है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इन 2018-19 एन एवरेज ऑफ 2.5 टन्स ऑफ प्लास्टिक वॉज जनरेटेड पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब प्रति 1000 व्यक्ति पे, पर 1000 लोगों पे पॉपुलेशन की कितना हम लोग प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं? 2.5 टन्स ऑफ प्लास्टिक। बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं एक तरीके से फिगर है जो आपको समझना है, ठीक है। क्लोज टू, दूसरा पॉइंट कहता है क्लोज टू 614 टन्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट वॉज जनरेटेड पर डे इन इंडिया इन 2018। बाप रे बाप, ठीक है। आप समझिए यहां पर हम लोग कितना बायो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। 614 टन्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, और ये भी हर दिन 2018 के डेटा में। आज हम लोग 2022 में हैं, यहां पर ये डेटा और ज्यादा हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें से केवल 87% ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट वॉज ट्रीटेड। केवल और केवल हम लोग जो है 87%, केवल 87% जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। मतलब कि अनदर आप कह सकते हैं यहां पर भी 13% जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, द हजार्डस वेस्ट जनरेटेड इन द कंट्री पर 1000 पॉपुलेशन वॉज 8.09 मेट्रिक टन्स इन 2018, ठीक है। अब यहां पर हजार्डस वेस्ट जो है आपका, ठीक है, जिसमें आपके डाइपर्स, नैपकिन ये सब भी आते हैं, इसमें पर 1000 आप याद रखिएगा कितना हो रहा है? 8.09 मेट्रिक टन्स हो रहा है यहां पर, ठीक है। अक्रॉस इंडिया ओनली 45% ऑफ द हजार्डस वेस्ट जनरेटेड वॉज रिसाइकल्ड और यूटिलाइज्ड, मतलब कि अनदर आप यहां पर कह सकते हैं 55% जो हमारा हजार्डस वेस्ट है उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। यह बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही संवेदनशील जानकारी है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या है। देखिए, प्रॉब्लम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कई जगह पर है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि सोर्स में, जहां पर मतलब आपका वेस्ट जनरेट होता है,
वहीं से हम लोग इसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, यहां पर एट सोर्स क्या हो रहा है, अनसाइंटिफिक एंड अनसिस्टमैटिक स्टोरेज ऑफ वेस्ट एट स्टोरेज। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिए जो सोर्स है वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक और अनसिस्टमैटिक वे से स्टोरेज कर रहे हैं अपने वेस्ट का। ठीक है, कोई तरीका नहीं है, सब चीज एक साथ मिक्स कर दी जा रही है। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है ना, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब मिला दिया जा रहा है, वेट को ड्राई के साथ मिक्स कर दिया जा रहा है वेस्ट को। यह बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, नो सिस्टमैटिक सेग्रीग्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो मैंने आपसे बताया। ठीक है, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल सबको एक साथ ही आप स्टोर कर रहे हैं, एक साथ आप दे रहे हैं। ओपन ड्रेन्स एंड लार्ज ड्रेन्स पासिंग अक्रॉस द सिटी आर क्लॉग्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डंपिंग। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और फ्लड के लिए ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है। आप देखते हैं मुंबई हो, दिल्ली हो, ठीक है, या कोई भी आपके टियर 2 सिटीज जो हैं वहां पर भी अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। आप जितना भी वेस्ट है वो डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमारा क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। चौथी चीज, द लैंड फिलिंग इज द कॉमन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन इंडियन सिटीज इज एन अनहेल्दी प्रैक्टिस विथ सिवियर एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस। ये बहुत बड़ी चीज है कि यहां पर अगर हम लोग भारतीय सिटी के बारे में बात करें, अगर हम लोग यहां पर भारतीय नगरों के बारे में बात करें, इंडियन सिटीज के बारे में बात करें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब भूमि भराव जिसको बोलते हैं लैंड फिलिंग, हम लोग लैंड फिलिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, बस जाके कहीं पर डंप कर देना, जो कि एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज हम लोग ने देखा, सोर्स में तो है ही प्रॉब्लम। दूसरी चीज, प्रोसेसिंग में और रिसाइकलिंग एरिया में क्या प्रॉब्लम्स आपके आती हैं, जहां पर ये प्रोसेस होता है या जहां पर आप कह सकते हैं रिसाइकिल होता है, वहां पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। तो आप देख सकते हैं, नॉन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल प्रोसेसिंग एंड रिकवरी यूनिट। तो सबसे बड़ी चीज है यहां पर आपको फॉर्मल प्रोसेसिंग और रिकवरी यूनिट जो है वहां पर कोई एस्टैब्लिशमेंट उस तरीके से है ही नहीं। ठीक है, सब एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड आपका यहां पर सारी चीजें हैं, यहां पर कुछ भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। फिर दूसरा आप देखेंगे, ओनली द इनफॉर्मल सेक्टर और अनट्रेन्ड पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन रिकवरी एंड रिसाइकिल एक्टिविटीज। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्या कि इनफॉर्मल सेक्टर या अनट्रेन्ड पीपल इसमें इन्वॉल्व है। तो यहां पर कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं है जो कि प्रोफेशनली जानता हो सारी चीजों को करना, और यहां पर जो लेबर भी है वो भी अनट्रेन्ड है, स्किल्ड नहीं है उस चीज के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखिए यहां पर क्या है कि चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर पुल्ड फॉर सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन। मतलब कि सॉर्ट करना, छांटना है ना, कौन सी चीज कहां जाएगी और फिर उसको सेग्रीगेट करके रखना, ये सारा काम जो कौन कर रहा है, बुढ़े लोग, वृद्ध लोग कर रहे हैं, चिल्ड्रन, बच्चे कर रहे हैं। यहां पर मतलब मैच्योर लोगों की कमी है जो मैच्योरिटी के साथ काम कर पाए, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग ले रखी हो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर रैग पिकर्स एंड स्कैवेंजर्स आर नॉट प्रोवाइडेड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी जिसको रैग पिकर्स, कबाड़ी वाले बोलते हैं हम, या कूड़ा जो बटोरते हैं, ठीक है, उनको सही तरीके से यहां पर कपड़े भी, मतलब कि सुरक्षा के रूप में अगर देखें हम, तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी नहीं, मतलब मास्क नहीं, ग्लव्स नहीं, बस जाओ उठाओ सॉर्टिंग करो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहां पर, यहां पर प्रोसेसिंग जहां हो रही है और जहां पर रिसाइकलिंग हो रही है। और देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स हमने देखी, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहां पर कि मेजर्स गवर्नमेंट क्या क्या ले रही है ना। अगर हम लोग अपने सरकार के बारे में बात करें तो उसने क्या क्या स्टेप्स यहां पर लिए हैं वो भी समझना जरूरी है कि भाई सरकार क्या करी, भाई ऐसे शांत तो बैठी नहीं होगी, कुछ उसने स्टेप्स जरूर लिए होंगे, वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो एक बार अलग बात है। तो सरकार 2016 में एक आपका रूल लेके आती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के नाम से प्रसिद्ध है। द सोर्स, यहां पहला पॉइंट क्या कहता है, द सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हैज बीन मैंडेटेड टू चैनलाइज द वेस्ट टू वेल्थ बाय रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो यहां पर 3 आर आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला आर आपका क्या है, रिकवरी, दूसरा है रीयूज और फिर है आपका रिसाइकिल। ठीक, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उनको हम क्या कर पाए, उनकी रिकवरी करके उनको रीयूज कर पाए, उनको रिसाइकिल कर पाए। ठीक है, ताकि कूड़े से, वेस्ट से जो हमारा अवशिष्ट है
उससे हम वेल्थ भी जनरेट कर पाए। तो वो ये कहता है कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, यहां पर वो वेस्ट से वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या है इस रूल में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, मतलब कि अब आप इसको समझ सकते हैं, हम लोग भी जनरेटर्स हैं वेस्ट के, फैक्ट्रीज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना, सभी जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरेटर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीगेट वेस्ट इन 3 स्ट्रीम्स। ठीक है, यहां पर 3 स्ट्रीम आपकी हम लोग के लिए सेट कर दी गई है, और इस तरीके से हमको सेट करना चाहिए अपने वेस्ट को। जैसे कि वेट, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल को वेट सेक्शन में रखा गया है। ड्राई में आपका आता है प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड एक्सेट्रा। तो आपके जो ये वेस्ट होते हैं ये ड्राई सेक्शन में होते हैं। और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, जैसे कि डायपर्स हो गया, नैपकिन्स हो गए, ये सारे हमारे डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में आते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम खुद ही इसको सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेट करके जो भी इसको ले रहा है आके हमसे, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है, उनको हम ऐसे दें। ठीक है, एंड हैंड ओवर सेग्रीगेटेड वेस्ट टू ऑथराइज्ड रैक पिकर्स एंड वेस्ट कलेक्टर्स और लोकल बॉडीज। तो यहां पर हमको देना किनको है, जो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, जिनको ये काम, जो ड्यूटी दी गई है, उन्हीं को ये चीज हमें देनी है। फिर यहां पर तीसरी चीज, ये रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर्स, रैक पिकर्स एंड वेस्ट डीलर्स, द फॉर्मल सिस्टम शुड बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये याद रखिएगा, यहां पर क्या है कि यहां पर राज्य सरकारों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनकी ये ड्यूटी बना दी गई है कि आपको एक फॉर्मल सिस्टम रखना है। फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो भी काम है वो इनफॉर्मल तरीके से नहीं होना चाहिए, कागजात में भी होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, कि आपके जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो आपके कूड़ा बटोरते हैं, वेस्ट बटोरते हैं, आपसे आके कलेक्ट करते हैं, जिनको आप हैंडओवर करते हैं, उनका एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, और ये इंटीग्रेशन होना चाहिए आपका। यहां पर जो आपकी है चौथी चीज, वो क्या है, जनरेटर्स विल हैव टू पे यूजर फी टू वेस्ट कलेक्टर्स एंड स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। तो याद रखिएगा यहां पर कि जो आपसे कलेक्ट करने आ रहा है, जो वेस्ट कलेक्टर है, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना, उनको आपको पे करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने कोई भी कूड़ा उड़ा जला दिया, या आपने सेग्रीगेट करा नहीं, मिक्स कर दिया, तो यहां पर आपके लिए क्या है, स्पॉट फाइन है, यहां पर तत्काल प्रभाव से वहीं आपसे पेनल्टी ले ली जाएगी। समझ में आ रही बात आपके? चलिए अब देखते हैं, एक और यहां पर रूल लेके आती है गवर्नमेंट, एक और रूल लेके आती है, जो कि है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। यहां पर ये क्या कह रही है, यहां पर ये कह रही है कि जो प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है और ब्रांड ओनर है, जो बेसिकली प्लास्टिक यूज करते हैं। अब प्लास्टिक बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपके चिप्स प्लास्टिक में आ रहे हैं, है ना, आपके बिस्किट्स प्लास्टिक में आ रहे हैं, आप कहीं मॉल जा रहे हैं तो वहां कपड़ा आपको प्लास्टिक में दे रहा है, राइट। तो जो भी प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है या ब्रांड ओनर है, उनके लिए क्या है, अ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर। इनके लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय आप कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यहां बनाया गया है। दूसरी चीज, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ यूज्ड प्लास्टिक्स एंड मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स सैशेज, जैसे कि ब्रांडेड चिप्स, बिस्किट्स, स्नैक्स पैकेट्स, लाइज विद देयर प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, जैसे कि मैंने बताया, प्रोड्यूसर के ऊपर है, इंपोर्टर के ऊपर है और ब्रांड ओनर के ऊपर है, जो जो यहां पर इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ अमेंडमेंट्स हुए 2021 में प्लास्टिक को लेके। द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक will be prohibited with effect from the 1st जुलाई 2022। यहां पर एक अमेंडमेंट आया जिसमें यह बोल दिया गया कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स को यूज नहीं कर सकता है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक ही बार यूज हो सकती हैं, उनको हमने बैन कर दिया है। वैसी प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते हैं, मार्केट में वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, लेकिन आप जानते हैं कितना इस चीज पे काम हो रहा है, आप लोग खुद जानते हैं, है ना, ये एक बड़ी समस्या है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आपको समझनी है कि यहां पर आपको देखना है एक और इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, यहां पर ये देखना है, ये कह रहा है कि द परमिटेड थिकनेस, अब यहां पर थिकनेस के बारे में बात आ रही है, प्लास्टिक बैग जो है उनकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितना परमिटेड है, कितना आपको थिकनेस आप रख सकते हैं। यहां पर यह कह रहा है करेंटली 50 माइक्रोन विल बी इंक्रीज्ड टू 75 माइक्रोन्स फ्रॉम 30 सितंबर
2021, ये याद रखिएगा, ये आपका 2021 में आया था, तो इसलिए ये ऑलरेडी हो चुका है कि अब 75 माइक्रॉन्स की आपकी प्लास्टिक होनी चाहिए। दूसरी चीज 120 माइक्रॉन्स फ्रॉम दी 31 दिसंबर 2022। तो आप याद रखिएगा कि अभी हमारा 31 दिसंबर आ रहा है, ठीक है, और 31 दिसंबर में क्या होने वाला है, आपका माइक्रॉन बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 माइक्रॉन हो जाएगा। 75 से ये कितना हो रहा है, 120 माइक्रॉन हो रहा है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां पर एक और रूल आया 2016 में, जिसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, 2016 में बहुत सारे रूल्स आए क्योंकि सरकार जो है उसको चिंता लगी और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कहा कि यहां पर एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। ये रूल क्या कहता है, रूल्स कवर वैक्सीनेशन कैंप्स, यहां पर याद रखिएगा वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज। तो यहां पर बायोमेडिकल जो आपका आ रहा है, जनरेट हो रहा है कहां से, वैक्सीनेशन कैंप में होता है बेसिकली, है ना। वैक्सीनेशन करके गए, भारी मात्रा में करके गए, उसके बाद इंजेक्शन और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो वहीं डंप करके चले गए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना। फिर आपका ब्लड डोनेशन कैंप है, आपका खून लिया जा रहा है ना, उसके लिए फिर उसके बाद जो भी वेस्ट आ रहा है, वेस्ट आप लोग यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन हो गए या आप लोग जो सिरिंज यूज कर रहे हैं, वो सब कहां जा रहा है, सर्जिकल कैंप्स हो गए, और कोई भी हेल्थ केयर कैंप, शुगर के हो सकते हैं, डायबिटीज पे बहुत सारे आपके कैंप्स लगते हैं, राइट, बीपी पे बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, जो भी कैंप्स है वो इसके अंडर कवर हो रहे हैं। दूसरी चीज, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स हैव बीन फेज्ड आउट विद इन 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2016। तो याद रखिएगा कि ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स एंड ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने यहां पर याद रखिएगा क्या कर रखा है कि कुछ एक मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा है, कोई तरीका यहां पर बता रखा है जिस तरीके से आपको क्या करना है, प्री ट्रीटमेंट लेबोरेटरी वेस्ट का करना है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट का करना है, ब्लड सैंपल्स का करना है और ब्लड वेस्ट आपको ब्लड बैग्स करना है, ठीक है। और यहां पर उनको क्या करना है, डिसइंफेक्शन के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑन साइट पे जो हो रहा है उसका एक मैनर है, उसी तरीके से करना है। आप अपने तरीके से कुछ वहां पर चूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज जो WHO ने बोला है उसके बारे में बात है। बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ अर्लियर 10 कैटेगरीज टू इंप्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। तो याद रखिएगा जहां पर ये चीज जनरेट हो रही है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, वहां पर पहले 10 तरीके से इनको अलग करना था। अब ये बहुत समस्या आ सकती थी, है ना, कि 10 तरीके से हम कैसे भाई इसको अलग करें, 10 कैटेगरी में कैसे रखें। तो अब इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, रिड्यूस करके इसको 4 कैटेगरी में कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में बढ़ रही है, प्लस नए नए अर्बन टाउन्स आपके आ रहे हैं, टियर 2 जो है वो टियर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, टियर 3 सिटीज जो है वो टियर 2 बनने की कोशिश कर रहा है। उसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक समस्या, एक चैलेंज के रूप में आ रही है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा वेस्ट आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर नोटिफाइड सेफ एरिया शुड बी एलोकेटेड या अलॉटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि यहां पर आपका कुछ सेफ एरियाज बनाने चाहिए जहां पर आप सारे हजार्डस वेस्ट जो हैं उनको डंप कर पाएं, ठीक है। फॉर ड्राई एंड वेट वेस्ट कम्युनिटी बिन्स शुड बी अलॉटेड। ये बहुत बड़ी चीज है, कई जगह पे आपको देखने को भी मिल रहा है कि आपको वेट बिन अलग मिल रही है, ड्राई बिन अलग मिल रही है, मतलब का जो आप कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, है ना, जो आपके फूड आइटम्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें अलग बिन में, और ड्राई आपको मैंने बता दिया प्लास्टिक्स हो गए, मेटल्स हो गए, वुड हो गए, वो अलग बिन में आपको यहां पर रखना है। वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट शुड बी कलेक्टेड ऑन साइट रादर देन पिल्फरेज इन पब्लिक प्लेसेस। तो जय भाई जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन टूट रहा है, तो जो भी वेस्ट है वहां पर बहुत सारा वेस्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो वेस्ट वहीं ऑन साइट होना चाहिए, उसका वहीं पर आपको जनरेशन हो रहा है तो वहीं पर उसका आप स्टोरेज करें, और आप पब्लिक प्लेसेस में उसको कहीं पर फैलाएं ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जो होती है बेसिकली। इंस्टेड ऑफ लैंड फिलिंग वर्मी कंपोस्टिंग शुड बी यूज। ये एक बहुत बड़ी चीज है, वर्मी कंपोस्टिंग अगर हम लोग यूज करें तो वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा होगा और सस्टेनेबल
जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी ये हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो लैंड फिलिंग नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ म्युनिसिपल इंप्लॉइज शुड बी रिक्रूटेड एंड ट्रेंड। ये बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पास लोग ही नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। तो ऑब्वियस सी बात है म्युनिसिपल में हमारे और ज्यादा क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और ज्यादा हायरिंग होना चाहिए, और ज्यादा लोगों को हमें लेके आना चाहिए। वेस्ट सेपरेशन कैन बी अचीव्ड इन पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी एंड प्रेजेंट्स अ मेजर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ी बात है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये आपको इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखना चाहिए। और यहां पर कम्युनिटी के साथ ही जो आपका समुदाय है वहां का, उनके साथ ही आप मिलके वेस्ट मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहां पर व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, जो बिहेवियर है उसमें चेंज आना चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। आई होप आप अपने अच्छे आंसर लिख पाएंगे जिसमें मैंने बात करी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी जो है वेस्ट मैनेजमेंट पे ही है। तो यूएनडीपीज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इज हेल्पिंग वर्कर्स इन द वेस्ट सेग्रीगेशन इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू मूव इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी बाय हेल्पिंग देम एक्सेस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अब ये क्या चाह रहा है कि एक फॉर्मल इकोनॉमी इस वेस्ट मैनेजमेंट में सेट हो जाए। ठीक है, अभी तक ये क्या है, बहुत अनऑर्गेनाइज है, इनफॉर्मल है। तो यहां पर वो चाह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, तभी जाके चीजें जो हैं सिस्टमैटिक होंगी। ठीक है, तो इसमें न्यूज के बारे में अगर हम लोग देखें तो न्यूज के बारे में हम लोग क्लियरली यहां पर देख सकते हैं अबाउट द न्यूज। अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू हेल्प मूव द सेक्टर फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, जो मैंने बताया आपको अभी। दिस इज डन बाय लिंकिंग द वर्कर्स टू सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स सच एज जनधन अकाउंट्स, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, पेंशन स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ेंगे वर्कर्स को, तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं समझेंगे। और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये एक टफ टास्क आपका हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, अगेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात समझ लो, यही है चीजें। क्रिएट अ सोशियो टेक्निकल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सोशियो टेक्निकल मॉडल, मतलब कि सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को एमलगेमेट करके, उसको मर्ज करके क्या करें आप, एक मॉडल बनाएं। ठीक है, और फॉर टेकिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने बताया। एस्टैब्लिश मटेरियल रिकवरी सेंटर्स, ठीक है, यहां पर आप मटेरियल रिकवरी सेंटर्स बनाएं, किस लिए, फॉर सस्टेन प्रैक्टिसेस इन वेस्ट मैनेजमेंट, फॉर सस्टेन प्रैक्टिसेस इन वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। इंस्टीट्यूट, अच्छा आप क्या करें यहां पर, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं क्या करें, स्वच्छ केंद्र बनाएं, आप इंस्टीट्यूशन बनाएं जो कि स्वच्छ केंद्र होगा, है ना, वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में आना चाहिए, ताकि जो आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वेस्ट पिकर्स की, वो इंप्रूव हो पाए, उनकी सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस उनका बढ़ पाए। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या कमर्शियल पावर जो है वो इंक्रीज हो पाए, तब जाके आप जो है अचीव कर पाएंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को, ऐसा यूएनडीपी मानता है। ठीक है, डेवलप टेक्नोलॉजी सपोर्टेड नॉलेज मैनेजमेंट, ऑब्वियस बात है, मैंने बताया टेक्नोलॉजी यहां पर आपको लेके आनी है, जैसे कि प्रमोट क्लाउड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी। तो आप क्लाउड को यूज करें, क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज करें और उससे पता लगाएं, उससे आप चीजों को ट्रेस कर पाए। अकाउंटेबिलिटी क्लाउड टेक्नोलॉजी की वजह से, और डिजिटल गवर्नमेंट अलोंग विद वेस्ट वैल्यू चेन। तो आप क्या करें, टेक्नोलॉजी को लेके आए ताकि आप अकाउंटेबिलिटी को, ट्रेसेबिलिटी को मैनेज कर पाए यहां पर। ठीक है, अब आता है यहां पर हमारा एक और न्यूज, और वो जो है आर्टिकल वो है डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस थ्रू CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो यहां पर बात हो रही है किसके बारे में, डीकार्बोनाइजेशन के बारे में। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, पूरे वर्ल्ड में मुद्दा है कि आप जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको यार हटाओ, है ना। और यहां पर कैसे उसको हटाने की बात हो रही है, तो यहां पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की बात हो रही है। कार्बन कैप्चर क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना, और कैसे स्टोर करा जाता है जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन को कैप्चर करके, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर कंटेक्स्ट क्या है। नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट विद एमएन दस्तूर एंड कंपनी हैज सेड दैट
कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज has a critical role to play for the country to halve कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 2050। आधा कर देगा ये जो ये टेक्नोलॉजी है, जो CCUS है, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, वो क्या कर देगा, वो 2050 तक इसको आधा कर देगा। ऐसा नीति आयोग और MN दस्तूर और कंपनी की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं CCUS में। CCUS टेक्नोलॉजी वुड हेल्प इन प्रमोटिंग दी लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी की, है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन कम हो, राइट, कार्बन कम हो और हमारी जो लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करेगा। दूसरी चीज, एंड इन रिमूवल ऑफ द CO2 स्टॉक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो CO2 एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में फैल चुका है, उसको भी ये क्या करेगा, उसको भी ये टेक्नोलॉजी रिमूव करेगी। कैसे करेगी अभी हम लोग बात करेंगे। CCUS हैज अ क्रिटिकल रोल टू प्ले फॉर इंडिया टू अकम्प्लिश नेट जीरो बाय 2070। आपको मालूम है कि ये जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है, ये पंचामृत का कॉन्सेप्ट है जो नरेंद्र मोदी ने COP27 में दिया था ग्लासगो में। ठीक है, तो इसके बारे में बात है कि नेट जीरो हमें अचीव करना है। मतलब नेट जीरो का मतलब क्या होता है, नेट जीरो का मतलब बड़ा सिंपल है, मैं बता दे रहा हूं आपको कि जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन क्या हो, एटमॉस्फेयर पे एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो मतलब बैलेंस रहेगा हमारा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होगा। नेट जीरो इसी को बोलते हैं, मतलब नेट मतलब होता है बैलेंस से, ठीक, बैलेंस विल बी जीरो। ठीक है, CCUS could enable the production of clean products while utilizing rich endowments of coal, reducing imports and thus leading to a self-reliant Indian economy। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्या, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी ये हमको हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे किसकी, क्लीन प्रोडक्शन, हम लोग क्लीन प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। ठीक है, और क्लीन प्रोडक्ट बना पाएंगे, इसी के साथ साथ हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे किसको, एंडोमेंट्स ऑफ कोल को, कोयले के एंडोमेंट को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट है उसमें कमी आएगी। ठीक है, दूसरी आखिरी बात आप समझ लीजिएगा, CCUS also has an important role to play in enabling sunrise sector such as coal gasification and the nascent hydrogen economy in India। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर एक शब्द आया है क्या आपका, यहां पर एक वर्ड आया है आपका सनराइज। तो आप सोच रहे होंगे सनराइज सेक्टर क्या है। देखो, सनराइज सेक्टर आपके वो सेक्टर्स होते हैं जो कि जिनका बड़ा ब्राइट फ्यूचर होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुराने नहीं होते हैं, नए नए होते हैं, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन का। ठीक है, जो कोल गैसिफिकेशन है वो एक नई इंडस्ट्री है ना, उगता हुआ सूरज जिसको हम बोलते हैं सनराइज सेक्टर, मतलब कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, नया नया है, लेकिन हां ये उगेगा, राइज करेगा। ठीक, और दूसरा यहां पर बात करी हुई है क्या, नेसेंट हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडिया। देखो, इंडिया में अभी जो है हाइड्रोजन पे आधारित सेक्टर हमारा क्या है, बहुत कम है, ये नेसेंट स्टेज पे है, बहुत ही आप कह सकते हो बचकाना है अभी, है ना, लेकिन ये मैच्योर होने की संभावना इसकी है और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। अब बात करते हैं मेन आपका कि CCUS क्या होता है। ठीक है, CCUS कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। देखिए, इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन कैसे पहुंचता है। कार्बन हमारा सबसे ज्यादा पहुंचता है जहां पर पावर जनरेशन होता है, जहां पर हम बिजली पैदा करते हैं कोयला जला के, है ना, तो वहां पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स, वहां पे ये सबसे ज्यादा होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, जहां पर ये एमिट हो रहा हो, जहां पर ये एटमॉस्फेयर में जा रहा हो, हम इसको वहीं पर कैप्चर कर ले, कुछ टेक्नोलॉजी लगा के। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी लगा के हम लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से। और जब हम कैप्चर कर लेंगे तो ऑब्वियस बात है, कैप्चर तो कर लिया, लेकिन उसको कहीं स्टोर भी करेंगे, है ना। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन कैप्चर कई जगह से हो रहा है। पहला कार्बन कैप्चर कहां पर हम कर रहे हैं, पहला कार्बन हम मतलब कि एटमॉस्फेयर से कहां पे खींच रहे हैं, तो पहली चीज पावर प्लांट्स पे। ठीक है, जो हमारे पावर प्लांट है वहां से डायरेक्ट हम इसको कैप्चर कर ले रहे हैं ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर पे फैल ना पाए। दूसरा, जो ऑलरेडी फैल चुका है उसको, जहां पर ज्यादा है कार्बन, वहां पर हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगा के क्या करें, कार्बन को कैप्चर कर लें। ठीक है, और बाकी जो चीज आती है वो इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी कि इसको स्टोर कैसे करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसको लिक्विड फॉर्म में हम कैप्चर करते हैं, इसको हम लिक्विफाई कर देते हैं, इसको हम तरल कर देते हैं, मतलब कि लिक्विड ही कर देते हैं, लिक्विड हो जाता है ये। उसके बाद हम इसको कहां स्टोर करते हैं, कई जगह स्टोर कर सकते हैं। हम इसको, जो हमारा सी है उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको शिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। या हमारे जो पुराने
आपके ऑयल, जहां पर ऑयल एंड गैस होता था, जो खाली हो चुके हैं एक्वाफायर्स, ठीक है, वहां पर हम कर सकते हैं इसको स्टोर, है ना। जो तेल की आप कह सकते हैं, तेल जहां से निकाला जाता है वहां पर आपके अर्थ के नीचे वहां पे गड्ढा बन जाता है, वहां स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम स्टोर कर देंगे तो हमारा जो कार्बन है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि जो एक टेक्नोलॉजी है, इट इज अ सूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन प्ले अ डाइवर्स रोल इन मीटिंग ग्लोबल एनर्जी एंड क्लाइमेट गोल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें समझ लीजिए। CCUS involves the capture of carbon dioxide from large point source such as power generation और industrial facilities। तो जहां पर पावर जनरेशन हो रहा है या जहां पर आप स्टील बना रहे हैं या कोयले का बहुत यूज कर रहे हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि क्या यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं या बायोमास को यूज कर रहे हैं फ्यूल की तरह, ठीक है। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, वहीं पर हम उसको कैप्चर कर लेंगे। दूसरी चीज, द CO2 कैन बी कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। इफ नॉट बीइंग यूज्ड ऑन साइट, द कैप्चर्ड CO2 इज कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन, शिप, रेलवे और ट्रक टू बी यूज्ड इन रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो देखो क्या होता है कि एक तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, है ना, और कभी कभी हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज भी आता है ना, हम लोग कई जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। तो वहां पर हम जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कैप्चर करा है उसको जाके वहीं पर यूज कर ले रहे हैं, तो रिसाइकल टाइप की चीज हो जा रही है आपकी, ठीक है। कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी इंजेक्टेड इनटू डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, जो मैंने आपको बताया, डिप्लीटेड मतलब जहां पर अब ऑयल एंड गैस है ही नहीं, वो रिजर्वॉयर जो कि अर्थ के नीचे है, एंड सलाइन एक्विफायर्स, मतलब कि जो हमारा आप कह सकते हो सी या ओशन है, वहां पर इसको हम कर सकते हैं, विच कैन ट्रैप द CO2 फॉर परमानेंट स्टोरेज। ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर आपका CO2 जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग यहां पर दूसरी अपनी जो है खबर को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, ठीक है, जो कि है लॉस एंड डैमेज फंड इश्यू के बारे में। अच्छा, ये कई बार है ना, इस पे हम लोग 2 बार बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज इसको समराइज कर देते हैं क्योंकि सारी चीजें इस पे हो चुकी हैं, और एक समराइज करके आपके पास एक प्रॉपर नोट्स आपको PPT के फॉर्म में मिल जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड हैज बीन अ मेजर टेक अवे फ्रॉम द COP27 हेल्ड एट इजिप्ट। तो ऑब्वियसली बात है, ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये कहां पर इसकी बात हुई, COP27 इजिप्ट में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। इट एम्स टू कवर लॉसेज एंड डैमेज क्रिएटेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारे डेवलपिंग नेशंस है, छोटे छोटे डेवलपिंग नेशंस है, खासकर जो आइलैंड नेशंस है, उनको क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, राइट। तो इसलिए जो वो लॉसेज उनको आ रहे हैं, जो लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अ कमिटी टू बी सेट अप दैट विल प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क टू द फंड इन COP28। जो COP28 नेक्स्ट ईयर होगा, वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि एक फ्रेमवर्क, क्लियर फ्रेमवर्क बनाएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क में होगा क्या, फ्रेमवर्क में होगा कि कमिटी विल आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ फंडिंग, पहली चीज की फंड कहां से आएगा, है ना, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स टू सपोर्ट द नेशंस वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। तो यहां पर यह बात कर रहा है कि जो कमिटी बनेगी, जो कि COP28 में बनेगी, अगले साल बनेगी, वो कमिटी क्या डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी कि फंडिंग कहां से आएंगी, कौन फंड करेगा, है ना, डेवलपिंग नेशंस भी क्या फंडिंग करेंगी या केवल डेवलप्ड नेशंस करेंगे। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि इट विल बी एबल टू गिव क्लैरिटी टू द डेवलप्ड नेशन अबाउट द फंडिंग एंड द रिलेटेड मैकेनिज्म एज दे हैव बीन अपोजिंग द सेम। तो डेवलप्ड नेशन इसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। भाई ये इतनी जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है, ये विकसित देश जो डेवलप्ड नेशन है उन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि आपने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, आपने तो झोंक के जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उसको यूज कर लिया अपने डेवलपमेंट के लिए, और आज जो हम लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो आपकी वजह से झेल रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज तो आपके अंदर थी नहीं कभी भी। आपने तो इतने सालों तक क्या करा, अपने आप को रिच बनाने के लिए आपने झोंक के यूज करा, और अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप इसको चीज को कवर करें, जिनको लॉस हो रहा है उनको बचाएं। यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट विल टॉप द एग्जिस्टिंग फंडिंग मैकेनिज्म रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो कि इसी के बारे में बात करता था, फंड्स के बारे में बात करता था, ठीक है। दूसरी चीज, इट विल हेल्प इन रीचिंग द टारगेट्स ऑफ रिड्यूसिंग द ग्लोबल टेम्परेचर एंड द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ऑब्वियसली बात है, मेन चीज यही है
कि हमें जो हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनको रिड्यूस करना है। हम लोग जैसे ही इसको रिड्यूस कर लेंगे, ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। द डेवलप्ड कंट्रीज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशंस एंड damage will be able to compensate and work around this better। तो याद रखिएगा, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको फंड में योगदान करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। As of now, the basis for their contribution is CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल। देखो ये क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये हम लोग कब लेके आए थे? क्योटो प्रोटोकॉल में आए थे, जब हमें ग्रीन हाउस गैस का क्या करना था? रिडक्शन करना था, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना था। तो उसमें बोला गया सबका गोल यही है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेवलप्ड नेशन की है, क्योंकि उन्होंने भाई सबसे ज्यादा एमिशन करा है, तो उनको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, डेवलपिंग नेशन में टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करना है, उनको पैसे देने हैं, अपने यहां ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करनी है, राइट। तो गोल सबका एक ही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफरेंशिएटेड है, मतलब कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। द प्रीवियस एफर्ट्स रिगार्डिंग द सेव हैव फेल्ड ड्यू टू वेरियस सोसाइटल एंड लीगल हर्डल्स। तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है, और क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद जो हम लोग ने कोशिश करी कि हम लोग इस पे काम करें, ये फेल हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ठीक है, जिसको हम एओसिस बोलते हैं, हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द डिमांड सीकिंग फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अ ग्रांट बेसिस। याद रखिएगा, ये नहीं कह रहा है कि हमें लोन नहीं चाहिए, हमें ग्रांट चाहिए भाई, हमें ऐसा पैसा दो हमें जो चुकाना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि हमने झेला है और हम ही लोग झेल रहे हैं सबसे ज्यादा। तो बहुत तगड़ी डिमांड किसने करी है? जो स्मॉल आइलैंड आपकी कंट्रीज हैं उन्होंने कर रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर देख लीजिएगा, इट वुड ऑल्सो entail the windfall tax on oil and gas companies। अब आई होप आपने आज नानकी मैम की क्लास देखी होगी, उन्होंने यहां पर विंडफॉल टैक्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। द फंड वुड ऑल्सो इंश्योर अ पीस मील अप्रोच टुवर्ड्स द स्मॉल नेशन, ठीक है। ये थी आपकी बात। अब आते हैं हम लोग दूसरी न्यूज में, और हमारा दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल कहता है बेटिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग इन मणिपुर, ठीक है। ये एक नई चीज आ गई, ठीक, कि मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेटिंग हो रही है और वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग। बेटिंग किस पे हो रही है? वाइल्ड लाइफ पे हो रही है। तो चलिए इस पे बात देख लेते हैं हम लोग। यहां पर उखरुल नामक एक प्लेस है, उखरुल एक प्लेस है विच इज 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल जो इम्फाल है, वहां से ये 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर है, एंड हैज बिकम अ हब ऑफ बेटिंग फॉर वाइल्ड एनिमल्स। ये चीज याद रखिएगा, जंगली जानवर, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं हमारे, उनके लिए यहां पर बेटिंग हो रही है। वाइल्ड एनिमल्स, एक्सोटिक एनिमल्स आर ऑफर्ड एज ट्रॉफीज एंड प्राइजेस व्हेन बेट्स आर वन। समझ रहे हैं आप? यहां पर सट्टा लग रहा है, बोली लग रही है, ठीक है, और बोली लग रही है तो ट्रॉफीज के रूप में, प्राइजेस के रूप में आपको मिल क्या रहा है? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिल रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिल रहे हैं, एक्सोटिक एनिमल्स मिल रहे हैं। द बिगर एंड मोर एक्सोटिक द एनिमल, द बिगर द टिकट प्राइस। ये भी समझ लो भाई। एनिमल्स लाइक वाइल्ड बोर्स, ठीक है, डियर्स, बिंटूरोंग्स, स्क्विरल, फ्लाइंग फॉक्सेस एंड बर्ड्स लाइक ट्रोगोपांस, ग्रे साइडेड थ्रस्ट हैव बीन अ टारगेट ऑफ द सेम। तो यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, वाइल्ड बोर्ड, डियर, बिंटूरोंग्स, स्क्विरल, फ्लाइंग फॉक्सेस, फिर आपके कुछ बर्ड्स हैं। बर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्रेगोपैंस, ग्रे साइडेड थ्रस्ट, ये सब जो हैं इन पे बेटिंग हो रही है। ये प्रीलिम्स के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग न्यूज। फूड फोर्टिफिकेशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो यहां पर जो ये आपका आर्टिकल आया, जो आपके एडिटोरियल आया, उसमें ऑथर कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू प्ले अटेंशन टू द चैलेंज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, भारत में जो माल न्यूट्रिशन है, जैसे कि स्टंटिंग हो जाती है, अपनी उम्र के हिसाब से वो क्या होगा, छोटा रह गया आदमी, है ना, हाइट उसकी नहीं बढ़ी, या आप कह सकते हैं वास्टिंग हो गई। तो वास्टिंग में क्या है कि आदमी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला है, उसको माल न्यूट्रिशन का शिकार है बेसिकली, ठीक है। द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा, एवरी सेकेंड इंडियन वुमेन, अच्छा यहां पर भारतीय महिलाओं के बारे में बात यह हुई है कि एवरी सेकेंड इंडियन वुमेन इज एनेमिक, तो खून की कमी है। एवरी थर्ड चाइल्ड, याद रखिएगा, तीसरा चाइल्ड इज स्टंटेड एंड माल नरिश्ड, मतलब कि उसकी हाइट जो है वो कम है।
एंड एवरी फिफ्थ चाइल्ड इज वेस्टेड। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप जो है अपने मेंस के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी यहां पर बात आती है, हंगर के बारे में बात आती है, पॉवर्टी के बारे में बात आती है, माल न्यूट्रिशन के बारे में बात आती है, तो डेटा आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है विच इज ऑथेंटिक, और इसको आप अपने एग्जाम में पॉइंट वाइज यूज कर सकते हैं। क्या कि जो हर दूसरी औरत जो है उसमें खून की कमी है, एवरी सेकेंड इंडियन वुमन इज एनेमिक। दूसरी चीज क्या बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी थर्ड चाइल्ड, हर तीसरा बच्चा जो है वो स्टंटेड, मतलब कि अपनी उम्र से, जो उसकी उम्र में उसकी हाइट होनी चाहिए उससे छोटा है, कद में छोटा रह जा रहा है। और हर फिफ्थ जो आपका चाइल्ड है वो क्या है, वो आपका बहुत दुबला है, इज वेरी थिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा में याद रखना, ये आप डेटा यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट फॉर 2021, इंडिया रैंक्स 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 में से भारत की रैंक 101वीं है, मतलब कि 101th रैंक है उसकी, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है उसमें है। और ये मैं बता दूं आपको, डेटा चेंज हो गया है, इसमें यहां पर इंडिया और पीछे हो गया, 107वीं रैंक पे आ गया है, जो 2022 में रिपोर्ट आई है। ठीक है, विद अ 15.3% अंडर नरिश पॉपुलेशन, द हाईएस्ट proportion of stunt children, 30% लोग जो हैं, 30% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से छोटे हैं हाइट में, और 17.3% जो बच्चे हैं वो दुबले हैं, थिन हैं। ठीक है, स्टंटिंग इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली हायर देन एनी अदर एशियन नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, कि जो यहां पर कद में छोटे रह जा रहे हैं बच्चे, वो सबसे ज्यादा है भारत में एशियन कंट्रीज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो। ठीक है, दूसरी चीज, एट दिस स्टेज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, एट दिस स्टेज फूड फोर्टिफिकेशन कम्स इन हैंडी फॉर इंडिया। तो जो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हैंडी होगा इंडिया के केस में। तो चलो उसी को देख लेते हैं, उसी के बारे में हम लोग जो है बात को समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, क्या है फूड फोर्टिफिकेशन? इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स। आई एम रियली सॉरी, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर फूड फोर्टिफिकेशन जो है ना बेटा, वो क्या है, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फूड। अब्रॉड इट इज वेरी कॉमन, फॉरेन में जो है इट इज वेरी कॉमन दैट यू एड न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, है ना, ताकि आप जो है माल न्यूट्रिशन का वहां पर क्या हो, शिकार ना हो। इट इज वेरी कॉमन, बट इन इंडिया इट इज नॉट वेरी कॉमन, ऑल्दो देयर आर सम पायलट प्रोजेक्ट्स विच एक्चुअली स्टेट्स आर रनिंग। तो वो हम लोग देखेंगे इसमें। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि यहां पर जो फूड है इसमें आप न्यूट्रिएंट्स को क्या करें, ऐड कर दें। फॉर इंस्टेंट राइस एंड व्हीट आर फोर्टिफाइड। यहां पर याद रखिएगा, राइस एंड व्हीट जो है वो फोर्टिफाई हो रहे हैं विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 एंड सॉल्ट फोर्टिफाइड विद आयरन एंड आयोडीन। तो ये तो हमें मालूम है, सॉल्ट वाले तो हमें मालूम है कि आयोडीन और आयरन के साथ आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि राइस व्हीट जो है उनमें भी फोर्टिफिकेशन हो रहे हैं, जिसमें आप आयरन ऐड कर रहे हो, फॉलिक एसिड ऐड कर रहे हो जो कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन B12 आप ऐड कर रहे हो, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट स्टंटिंग, वेस्टिंग। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द प्रोसेस हैज बीन डन इन द वेस्टर्न नेशंस बट इन इंडिया इट इज स्टिल इन द नेसेंट स्टेज। तो बेटा बच्चा है अभी यहां पर, अभी भी इस पे अगर हम बात करें तो यहां पर ये अभी छोटा है, बहुत ज्यादा इस पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है, सम स्टेट्स लाइक, ऑल्दो देयर आर सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव बीन डूइंग द सेम थ्रू पायलट प्रोजेक्ट्स। पायलट प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है कि पहले ट्राई करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना, ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो पायलट प्रोजेक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुल प्रिवेंटिंग केसेस ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया में तो इन्होंने यार जीत हासिल करी है पायलट प्रोजेक्ट्स में। उन्होंने देखा है, ठीक है, कि कितनी जीत इनको मिली है, फ्रॉम 58.9% टू 29.5% क्या हुआ 2 साल में, ये रिड्यूस कर पाए हैं एनीमिक पेशेंट्स को। वेरी गुड। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द स्केलिंग अप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस through the existing programs such as public distribution system, your PDS, ICDS, PM पोषण among others। तो बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है अपनी स्कीम से अनाज को पहुंचा रही है, फ्री में अनाज दे रही है, या तो राशन के हिसाब से, है ना, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अनाज को पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर
क्या बोला जा रहा है कि अब सरकार को बोल दिया गया कि आप क्या करें, फोर्टिफाइड राइस को यूज करना चालू करें। ठीक है, ऐसा राइस जिससे आपके जो एनीमिया वाले पेशेंट्स हैं वो कम हो जाए। ठीक है, द इनकरेजिंग रिजल्ट्स ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट्स इन गढ़चिरौली महाराष्ट्र हैव बीन प्रॉम्प्टेड द prospects has been prompted the proposed large scale food for fortification program in government scheme। तो याद रखिएगा यहां पर गढ़चिरौली आपका जो है ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है महाराष्ट्र में, जहां पर देखा गया कि जो ये पेशेंट्स थे, ठीक है, जिनको एनीमिया होता था वो बहुत कम हुआ है। तो ऐसा यहां पर हुआ है। ठीक है, द स्टडी फाउंड अ प्रॉमिसिंग रिडक्शन 29.5% इन द प्रिवेलेंस जस्ट अ सेक। ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट एडजस्ट। हाँ, तो यहां पर द स्टडी फाउंड अ प्रॉमिसिंग रिडक्शन, तो यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है भाई 29.5% का इन दी प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अमंग विमेन, adolescent गर्ल्स एंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। तो गढ़चिरौली में क्या हुआ है, महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एनीमिया से जो भी महिलाएं परेशान थी, लड़कियां परेशान थी और बच्चे परेशान थे, उनमें रिडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग साइन है। इन गुजरात एन 8 month लॉन्ग स्टडी ऑन मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाई राइस इन इंटरवेंशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन, दैट इज जो स्कूल चिल्ड्रन 6 से 12 साल के बीच में होते हैं, इन 2018 and 19 as part of midday meal scheme found increased hemoglobin concentration। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कि यहां पर जो बच्चे थे 6 से 12 वाले गुजरात में, 8 से 9 महीने की स्टडी में पता चला कि जो मिड डे मील में फोर्टिफाइड राइस हमने दिया उससे हीमोग्लोबिन बढ़ा है बच्चों का। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। ठीक है, दूसरी चीज 10% रिडक्शन इन एनीमिया। तो एनीमिया जो है आपका खून की कमी जो हो रही है उसमें 10% रिडक्शन आपको देखने को मिला है। दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंप्रूव्ड कॉग्निटिव स्कोर्स। तो यहां पर याद रखिएगा कि कॉग्निटिव स्कोर्स भी अच्छे आए हैं और केवल यहां पर आपका एनीमिया और यहां पर आप कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वही नहीं बढ़ा है, कॉग्निटिव स्कोर्स भी अच्छे आए, मतलब कि वहां पर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा। ठीक है, iron deficiency or anemia has been a major problem for women in the countries as it is responsible for 3.6% of disability adjusted life years और dialysis जिसको बोलते हैं years of life lost due to premature mortality और years lived with disability। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर यार आयरन की कमी होगी, खून की कमी होगी, एनीमिया के आप शिकार होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कि बच्चा पैदा होते वक्त भी मृत्यु हो जाती है, महिला की भी या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप पैदा हो भी गए तो बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये WHO का डेटा है जो कि ये बात करता है। राइस फोर्टिफिकेशन इज ऑल्सो इकोनॉमिकल एंड हैज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो यहां पर एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर इसको कृषि में ला के यूज भी करा जाएगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। प्लस इकोनॉमिकल है किनके लिए, जो ये लोग कंज्यूम करना चाहते हैं लोग। अ राइस फोर्टिफिकेशन बजट ऑफ अराउंड 22,800 crores पर ईयर कैन सेव 35% ऑफ द टोटल 6.6 million डायलिसिस पर ईयर। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर मोर्टालिटी जो हो जा रही है या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं डिसेबिलिटी के साथ, वो कितने हैं, 16.6 मिलियन है बेसिकली हर साल। उसके 35% बच्चे आप बचा सकते हैं इससे। ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा। द फूड फोर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड हु सफर फ्रॉम इश्यूज लाइक सिकल सेल एनीमिया and thalassemia, but the author says that if it is done in right level the problem can be managed। तो यहां पर एक चीज और आपको बता रहा हूं कि एक्सपर्ट के हिसाब से इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड हु सफर फ्रॉम इश्यूज लाइक सिकल सेल एनीमिया, है ना, एंड थैलेसीमिया। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ट्राइबल पीपल में, ठीक है, उनके लिए भी अगर हम लोग सही से मैनेज करें तो क्या कर सकते हैं, राइट लेवल में अगर हम लोग इसको चीज को करें तो ये मैनेज करी जा सकती है। झारखंड जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन की भी समस्या दूर करी जा सकती है। इसी के साथ हमारा दूसरा आर्टिकल आ जाता है, वो बात कर रहा है फ्रेश वाटर टर्टल कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, रिसेंटली द वेस्ट बंगाल पुलिस सीज्ड 270 kg of turtle callipee, which is a gelatinous layer found in the lower shell of turtles। ठीक है, believed to be used in traditional Chinese medicines in the Malda district। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में आ गया है
ठीक, तो यहां पर द केस ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल स्मगलिंग केम टू लाइट विच सॉ टू मेजर स्पीशीज, वन ऑफ द रेड crowned roof turtle and the other lathe soft shell turtle being traded illegally। तो यहां पर क्या हो रहा है, टर्टल्स जो हैं वो इलीगली क्या हो रहे हैं, फ्रेश वाटर टर्टल्स आपके ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से आपके आए हैं, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल और दूसरा आपका क्या है, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल, इनका ट्रेड हो रहा था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं रेड क्राउंड रूफ टर्टल के बारे में बात कर सकते हैं। इसको आप इमेज में देख सकते हैं, अगली बार मैं इमेज लगाने की कोशिश भी यहां पर करवाऊंगा टीम से। इट इज अ फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज फाउंड इन डीप फ्लोइंग रिवर्स विद टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट्स। यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज हैं जिनका नाम है रेड क्वाइंड रूफ टर्टल, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बहुत आते हैं, तो इसलिए बड़े अच्छे से इसको पढ़ लेना कि इट इज फाउंड वेयर इन डीप फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, मतलब कि गहरी गहरी जो जिनका आप कह सकते हो रिवर बेड जो है बहुत गहरा है, डेप्थ है जिनमें, वहां पर ये मिलते हैं। दूसरी चीज, इनका नेस्टिंग जो है, ये लोग जो नेस्टिंग करते हैं आप कह सकते हैं ब्रीडिंग करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि लैंड में आके ब्रीडिंग करते हैं। इट इज नेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं बेसिकली ये कहां पर मिल रहा है आपको, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में मिल रहा है, मतलब ये हिमालयन रिवर्स से रिलेटेड है, इतना भी याद रख लेना। ठीक है, IUCN स्टेटस इसका जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। ठीक है, तो जो साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड है उसमें आता है ये, वाइल्ड लाइफ में जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट में जो पहली आपकी सूची शेड्यूल आती है वहां पर आता है अनुसूची में, और दूसरी चीज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट डेटा देते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट है हमारा लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। इट इज अ लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा क्या, कि ये लार्ज है, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर से संबंधित है। इट इज एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया, याद रखिएगा यहां पर ये पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहां, ये हमारा नॉर्दर्न में इंडिया में नहीं पा रहे हैं, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया पा रहे हैं। एंड इट इनहेबिट्स रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपको लेक्स में भी मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, तो जो लेक्स होते हैं वहां पर भी मिलता है और रिवर्स में भी ये मिलता है आपको। दूसरी चीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये भी है, प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 4, याद रखिएगा शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वो शेड्यूल 1 में था, ये शेड्यूल 4 में है। ठीक है, अपेंडिक्स ये 1 में है ऑफ साइट्स और वो अपेंडिक्स सेकंड में था साइट्स के। ठीक है, अब ये अपेंडिक्स 1 क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, ये जब आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, जो बैचेस चल रहे हैं, प्रहार है ना, जो अदर बैचेस आपके संकल्प, ये सारे चल रहे हैं, टाइटन, सब में ये बताया जाता है क्लासेस में। टर्टल सर्वाइवल अलायंस, टर्टल सर्वाइवल अलायंस के बारे में बात समझ लीजिए थोड़ा सा, कि इट वाज फॉर्म्ड इन 2001 एज एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स। तो यहां पर IUCN के साथ पार्टनरशिप में टर्टल्स और टॉर्टॉइस के बारे में, टॉर्टॉइस के लिए इसको क्या करा गया, टर्टल्स और टॉर्टॉइस के लिए ये फॉर्म हुआ है इंटरनेशनल, ये आप कह सकते हैं एक अलायंस है जिसका नाम है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो ये न्यूज में आया है आपके, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रीलिम्स में बहुत बन जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रीलिम्स में नए नए आपको जो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नए नए अलायंस पे, नए नए इंस्टीट्यूशंस पे, तो ये कहां से आते हैं, ये करंट से ही आते हैं। तो करंट का ये पोर्शन है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, द TSA ऑल्सो ट्राइज टू टैकल स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड। तो ये बेसिकली साइट जो काम कर रहा है, थोड़ा बहुत उसका भी इसमें आप देख सकते हैं एक तरीके से कि योगदान है, ये भी स्मगल और जो इलीगल ट्रेडिंग है उसको रोकने का प्रयास करता है। इट्स मिशन इज जीरो टर्टल एक्सटिंक्शंस इन द 21st सेंचुरी। तो इसका मतलब मकसद मेन यही है कि आपका जो टर्टल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको हम किसी तरीके से क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए। अब बात करते हैं यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। इसके बारे में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट इज द डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी ऑफ साइट। तो याद रखिएगा इस साइट की ही एजेंसी है, साइट की ही नोडल एजेंसी है। रिलेटेड है ना एनफोर्समेंट, मतलब कि आप याद रखिएगा ये नोडल एजेंसी है किसकी, साइट की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इट इज अ स्टैच्यूरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी अंडर दी आपका MOEFCC, मतलब कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है,
एनवायरमेंट की, उसके अंतर्गत ही आता है। इट हैज 5 रीजनल ऑफिसेज इन इंडिया, ठीक है, तो इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। टैकलिंग इलीगल ट्रेड, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सेम, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, assisting and advising government and international organizations are among the major task of this organization। ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझ गए कि यहां पर ये जो इलीगल ट्रेड्स हैं उनको रोकने की यहां पर कोशिश करता है। ट्रैफिक इंडिया क्या है? ट्रैफिक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, ट्रैफिक इंडिया इट इज एन एनजीओ वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड जो हो रहा है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, उसके लिए ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो वर्क कर रही है। ट्रैफिक वाज फाउंडेड इन 1976 विद हेडक्वार्टर्स नाउ लोकेटेड इन कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैम्ब्रिज में है, यूके में है। ठीक है, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IUCN एंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइट्स। याद रखिएगा, ये साइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरी चीज इस आर्टिकल के की टेक अवे हमारे क्या है? की टेक अवे हैं कि बिटवीन सितंबर 2009 टू सितंबर 2019, 10 साल के डेटा के बारे में बात हुई, अबाउट 1,11,310 टॉर्टॉइज एंड टर्टल्स वर ट्रैफिक्ड इन इंडिया। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, समझ रहे हो कि इतना बड़ा इलीगल ट्रेड आप कह सकते हो यहां पर। इंडिया हैज 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स, ठीक है, जिसमें से इंडिया हैज 29 स्पीशीज ऑफ विच फ्रेश वाटर टर्टल्स आर 24 एंड टॉर्टॉइजेस आर 5। ठीक है, तो 5 आपके टॉर्टॉइज हैं और 24 लगभग क्या है टर्टल्स की स्पीशीज भारत में मिलती है। द रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल इज फाउंड ओनली विद इन द नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि आपका जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है, ठीक है, वो ज्यादातर आपको कहां मिल रहा है? नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला, लेकिन कुछ केसेस आए जहां पर हिमालयन रिवर्स में भी ये मिला है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेवरल ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन सेव कुरमा एंड ऑपरेशन टर्टल शील्ड हैव बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द सेम। तो याद रखिएगा यहां पर कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उसको यहां पर डालने की मैंने कोशिश करी है। जो ऑपरेशंस चलाए गए हैं इनको बचाने के लिए, सेव कुर्म है ना, और ऑपरेशन टर्टल शील्ड। ठीक है, द मेन रीजन फॉर ट्रेड इज डोमेस्टिकेशन मीट एंड कैलिपी। तो ऑब्वियस सी बात है, यही इसके मुख्य क्या है? मुख्य इसके आप कह सकते हो टेक अवेज हैं। अब यहां पर एक और न्यूज आती है, लेपर्ड स्केयर इन बेंगलुरु। ठीक है, तो यहां पर लेपर्ड्स के बारे में, लेपर्ड क्योंकि न्यूज में रहा है तो लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। लेपर्ड वर साइटेड अक्रॉस बेंगलुरु साउथ क्रिएटिंग अ स्कार्स अमंग दी पीपल। अब याद रखिएगा यहां पर जो बैंगलोर है, बेंगलुरु में आपका क्या है? बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है। यहां पर एक नेशनल पार्क है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि एक फेमस नेशनल पार्क है। यहां पर लेपर्ड न्यूज में है तो उसके बारे में याद रखिएगा कि इट इज वन ऑफ द मेजर बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया। देयर आर अराउंड 12,000 leopards found in India. The highest number of them are found in मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है ये। ठीक है, दूसरी चीज IUCN स्टेटस आपका क्या है? इसका वनरेबल है। Placed under the schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, Appendix 1 of sites, and there is no separate census or counting done for them. They are included in the tiger census. याद रखिएगा इसके लिए कोई सेपरेट नहीं करते हैं। जब हम टाइगर सेंसस करते हैं, टाइगर की जनगणना करते हैं, उसी टाइम हम लेपर्ड की भी जनगणना कर लेते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, अपेंडिक्स 1 में आती है ये, और शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है ये, वनरेबल में आती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं सेफ रोड्स एंड एनवायरमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूज, जहां पर हम बात कर रहे हैं। द ऑथर इन द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द रोड एक्सीडेंट्स आर लिंक्ड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण जो है आपके रोड एक्सीडेंट्स यहां पर हैं, हो रहे हैं। ही प्रोवाइड्स दैट इन 2021 इंडिया रिपोर्टेड 4,03,116 crashes, each of which adversely impacted the environment in various ways। तो यहां पर यह बोल रहा है कि जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। व्हीकल्स कंटेन टॉक्सिक मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। टॉक्सिक मेटल्स सच एज लेड, मर्करी, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, विच आर डेट्रीमेंटल टू द एनवायरमेंट, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं एनवायरमेंट के लिए। लेड, मर्करी, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम,
ये व्हीकल में होते हैं, और ऑब्वियसली बात है जब एक्सीडेंट होता है तो व्हीकल से रिलीज हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, ठीक है। सिवियर रोड क्रैशेस लीड टू ऑटोमोबाइल wreckage which becomes a part of the unusable end of life vehicles which gives rise to scrappage। और होता क्या है कि यहां पर ये स्क्रैप के यूज, स्क्रैप की तरह जब एक्सीडेंट हो जाता है तो स्क्रैप बन जाते हैं, कबाड़ बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 22.5 मिलियन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स बाय 2025 व्हिच आर अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड क्रैशेस। तो याद रखिएगा, बहुत बड़ा डेटा है कि लगभग 22.5 मिलियन जो व्हीकल्स हैं वो क्या होंगे 2025 तक एक्सीडेंट और क्रैशेस की वजह से इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, ये गराज आपका स्क्रैप में आ जाएंगे। ड्यू टू द फैक्ट आर नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसीज इज इन द नेसेंट स्टेज, प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑफ व्हीकल्स आफ्टर रोड क्रैशेस as well as old end of life automobiles are discarded which end up at landfills or at informal recycling facilities। ये बहुत बड़ी बात कही है, इसमें बोला क्या गया, बोला गया है ये कि जो ये रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से होगा ये कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जो स्क्रैप में चले जाएंगे, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। प्लस बहुत सारे ऐसे हमारे व्हीकल्स हैं जिनकी ऑलरेडी लाइफ क्या हो रही है, वो खत्म हो जाएगी, वो अलग अलग पॉलिसीज के हिसाब से आपके स्क्रैप में चले जाएंगे। और उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी लैंड फिलिंग है ये कहां जाएंगे, ऑब्वियसली बात है ये लैंड फिलिंग के रूप में होंगे और इनसे लीकेज होता रहेगा जो आपके हैजार्डस गैसेस हैं उनका, ठीक है। और वो क्या है, यहां पर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी तो है नहीं, और जो हमारी ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसीज है वो भी बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत स्ट्रांग है नहीं, तो इसलिए ये एनवायरमेंट के लिए खतरा है। दिस लीड्स टू द लीकेज ऑफ hazardous constituents such as oil, coolants and glass wool। तो जैसे मैंने बात बोली कि लीकेज होगा यहां पर। दूसरी चीज, दिस फर्दर pollutes the landfill sites, अगेन मैंने जिस बारे में बात करी। स्पीडिंग इज अनदर बिग menace in this scenario। In 2020 alone, speeding was responsible for 91,239 road crashes, fatalities, comprising 69.3% of road crash deaths registered। तो अब एक चीज समझो तुम, जो स्पीडिंग है, ठीक है, स्पीड इतनी ज्यादा है, स्पीडिंग है, उसकी वजह से 2020 में ही आपका देख रहे हो कितने एक्सीडेंट हुए, 91,000 के आसपास आपके एक्सीडेंट हुए, 91,000 के आसपास आपके एक्सीडेंट हुए, जिसमें से जितने भी एक्सीडेंट हुए लगभग 70% लोग उसमें क्या हुए हैं, मर गए हैं। बहुत बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिडक्शन इन स्पीडिंग कैन ऑल्सो सेव फ्यूल कंजम्पशन एज शोन बाय दी स्टडीज इन यूरोप। तो ये भी कहा गया, यूरोप में स्टडी हुई है, इसमें कहा गया कि अगर हम स्पीडिंग पे कंट्रोल करेंगे तो जो फ्यूल कंजम्पशन है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन के आगे आएगी, वो भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। द ऑथर हाईलाइट्स दैट द जीरो फैटालिटी कॉरिडोर सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी बाय द सेव लाइफ फाउंडेशन टेक्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सीरियसली एंड फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग स्पीडिंग। तो यहां पर एक फाउंडेशन के बारे में बात करी गई जिसका नाम है क्या, इसका नाम है सेव लाइफ फाउंडेशन। सेव लाइफ है ना, सेव लाइफ फाउंडेशन जो है वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है यहां पर जीरो फैटालिटी कॉरिडोर की, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसी हम यहां पर रोड बनाएं जहां पर आपका क्या हो, एक्सीडेंट हो ना, अगर हो भी तो वहां पर डेथ ना हो। प्लस दूसरी चीज यहां पर क्या बात करी गई है, यहां पर बात करी गई है कि ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। ही एड्स दैट in the initiative done by Save Life Foundation, they have taken into consideration the vegetation around the roads। तो वो क्या बोल रहे हैं यहां पर, वो बोल रहे हैं एक चीज और समझ लीजिए कि जो रोड्स बनी हुई हैं इनके दोनों तरफ क्या करे जाए, वेजिटेशन, पेड़ लगाए जाए, ट्रीज लगाए जाए, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। द ग्रीन कॉरिडोर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो गुड इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ग्रीन कॉरिडोर पे वर्क कर रही है, ठीक है, ग्रीन मफलर पे वर्क कर रही है, तो वो भी एक इस रिगार्ड में आप कह सकते हैं एक अच्छा पहल है, एक अच्छी कदम है। ही एड्स हाउ एस्बेस्टस इज यूज्ड टू क्रिएट साइनेजेस और साइन बोर्ड्स ऑन दी रोड्स विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। तो ये बोलता है एस्बेस्टस का यूज कर रहे हैं हम लोग, सस्ता पड़ता है एस्बेस्टस, उससे हम लोग साइन बोर्ड बना रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि वो हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए क्या है, बहुत हार्मफुल है। द बेटर ऑल्टरनेटिव टू दिस इज aluminum composite panels which are recycled but are a bit expensive in this regard, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है एल्यूमिनियम के जो कंपोजिट पैनल्स हैं दे आर एनवायरमेंटली दे आर मोर सेफ, है ना, आप कह सकते हो ज्यादा सेफ हैं बिकॉज दे आर रिसाइकल्ड। बट ये क्या है, एक्सपेंसिव है, और हमारी सरकार के पास, हमारे पास एक पैसों की बहुत बड़ी समस्या है। रोड्स एंड एनवायरमेंट कैन बी सीन एज
टू एस्पेक्ट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड मस्ट बी प्रायोरिटाइज इक्वली। तो याद रखिएगा, जो सड़कें हैं और जो एनवायरमेंट है उनको हमें बहुत अच्छी तरीके से साथ साथ देखना होता है, दोनों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि रोड अच्छी बनाने के चक्कर में हम एनवायरमेंट खराब कर दे, है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और आज का सेशन दोस्तों हम लोग का यही है। इसमें मैंने कुछ आपको एनवायरमेंट से भी हटके कुछ चीजें हैं, एक दो जो बताई हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं पर उसको कवर करा गया है। आई होप आपको एनवायरमेंट वीकली के सारे आर्टिकल्स बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, आपको मालूम है एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाती है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही पीडब्ल्यू वाला को प्यार देते रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो एक थम्स अप तो मारते हुए जाना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।